नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए पार्ट नंबर 8 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ब्लैंक चार्ट संख्याओं के दो समूहों को एक्स वाई निर्देशकों की एक श्रृंखला के रूप में प्लॉट करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ब्लैंक चार्ट संख्याओं के दो समूहों को एक्स वाई निर्देशकों की एक श्रृंखला के रूप में प्लॉट करता है। पहला क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है, जो कि MS एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछा गया है, चार्ट टॉपिक से। चार्ट टॉपिक से संबंधित एक दो क्वेश्चन CPCT के प्रत्येक पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। चार्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है CPCT एग्जाम के लिए। यहां पर हम चार्ट से संबंधित कई प्रकार की इंफॉर्मेशन को एक साथ समझेंगे। चार्ट होता क्या है? चार्ट किसी टेबल के डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। टेबल में जो डेटा भरा जाता है उस डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है। मतलब टेबल में भरे गए डेटा को चित्रों में दर्शाने के लिए, ग्राफ में दर्शाने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का यूज किया जाता है। चार्ट ऑप्शन MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में चार्ट क्रिएट करने के लिए हम दो प्रकार की शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। एक शॉर्टकट की होती है F11 फंक्शन की। हम एक्सेल में F11 फंक्शन की से चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। F11 फंक्शन की से जो चार्ट क्रिएट होता है वह नई वर्कशीट पर क्रिएट होता है। नई वर्कशीट पर मतलब यदि हमारी एक वर्कशीट यह है जिस पर हमने टेबल बनाया है, इस टेबल का जब चार्ट F11 शॉर्टकट की से बनाया जाएगा तो चार्ट एक नई वर्कशीट पर बनकर आता है। उसी वर्कशीट पर चार्ट नहीं बनता है। एक और शॉर्टकट की होती है चार्ट बनाने की, Alt+F1। Alt+F1 से भी चार्ट क्रिएट होता है और यह चार्ट उसी वर्कशीट पर बनता है जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल होती है। मतलब यहां टेबल होगी, उसी के साथ यहां पर चार्ट क्रिएट हो जाएगा। यह चार्ट कहलाता है एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट मतलब उसी वर्कशीट पर बनता है जिस वर्कशीट पर टेबल होती है, और इसे बनाने के लिए Alt+F1 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। जबकि F11 शॉर्टकट की से जो चार्ट बनता है वह न्यू वर्कशीट पर बनता है। चार्ट ऑप्शन इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। चार्ट के द्वारा किसी टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। MS एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट टाइप होता है कॉलम चार्ट। MS एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट टाइप होता है कॉलम चार्ट। एक्सेल में कई प्रकार के चार्ट होते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, बार चार्ट, कई प्रकार के चार्ट होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ब्लैंक चार्ट संख्याओं के दो समूहों को एक्स वाई निर्देशकों की एक श्रृंखला के रूप में प्लॉट करता है। वह कहलाता है एक्स वाई स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्स वाई स्कैटर नाम का एक चार्ट होता है जो कि संख्याओं के दो समूहों को एक्स वाई निर्देशकों की एक श्रृंखला के रूप में प्लॉट करता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक चार्ट एलिमेंट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक चार्ट एलिमेंट नहीं है? यह क्वेश्चन भी चार्ट टॉपिक से संबंधित है और हमने पहले क्वेश्चन में ही
चार्ट ऑप्शन से संबंधित कई प्रकार की इंफॉर्मेशन को समझा। यह क्वेश्चन भी चार्ट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल का एक चार्ट एलिमेंट नहीं है? चार्ट एलिमेंट क्या होते हैं? जब हम चार्ट को क्रिएट करते हैं तो चार्ट में कई प्रकार के एलिमेंट भी होते हैं, मतलब वह सभी ऑब्जेक्ट जिनसे मिलकर चार्ट बना होता है वह कहलाते हैं चार्ट के एलिमेंट। एक्सेल में जब हम कोई चार्ट बनाते हैं तो चार्ट जिन जिन ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है वह ऑब्जेक्ट कहलाते हैं चार्ट के एलिमेंट। हमें 4 नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन चार्ट का एक एलिमेंट नहीं है। चार्ट का एलिमेंट होता है एक्सिस टाइटल, डेटा लेबल्स, एरर बार्स, लेकिन चार्ट का एलिमेंट प्रोग्रेस मेकर नहीं होता है। प्रोग्रेस मेकर नाम का चार्ट का एलिमेंट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्रेस मेकर। प्रोग्रेस मेकर चार्ट का एलिमेंट नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में समान अर्थ वाले शब्दों की सूची से चुने गए किसी शब्द को दूसरे शब्द से बदलने के लिए ब्लैंक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में समान अर्थ वाले शब्दों की सूची से चुने गए किसी शब्द को दूसरे शब्द से बदलने के लिए ब्लैंक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। यहां पर यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल में पूछा गया है कि एमएस एक्सेल में ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जो समान अर्थ वाले शब्दों की एक सूची प्रदान करता है और उस सूची में से हम किसी शब्द को सिलेक्ट करके किसी शब्द से बदल सकते हैं। यह क्वेश्चन आपसे एमएस वर्ड में भी पूछा जा सकता है, एक्सेल में पूछा ही गया है और पावर पॉइंट में भी पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में एक समान है। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में किसी शब्द के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स को फाइंड करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। सिनोनिम्स और एंटोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में यदि हमें किसी शब्द का सिनोनिम्स मतलब कि पर्यायवाची शब्द और एंटोनिम मतलब विलोम शब्द देखना होता है तो हम थिसोरस ऑप्शन का यूज करते हैं। थिसोरस ऑप्शन का, थिसोरस ऑप्शन किसी शब्द के सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द मतलब कि समान अर्थ वाले शब्द और एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द की एक सूची देता है जिसमें से हम किसी एक शब्द को सिलेक्ट करके पुराने शब्द से बदल भी सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थिसोरस। थिसोरस ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, रिव्यू टैब में, जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7 थिसोरस ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। इसे हम एक्सेल में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस एक्सेल में रिव्यू टैब के अंदर थिसोरस नाम का ऑप्शन होता है जो कि किसी शब्द के पर्यायवाची शब्द मतलब कि सिनोनिम्स और एंटोनिम मतलब कि विलोम शब्दों की लिस्ट शो करता है। यह ऑप्शन एमएस वर्ड में भी होता है। एमएस वर्ड में भी रिव्यू टैब होता है। रिव्यू टैब के अंदर हमें थिसोरस नाम का ऑप्शन शो किया जाता है जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। यह ऑप्शन पावर पॉइंट में भी होता है। पावर पॉइंट के अंदर भी रिव्यू टैब होता है। रिव्यू टैब में हमें थिसोरस नाम का ऑप्शन दिया जाता है। तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों ही सॉफ्टवेयर में सिनोनिम्स और एंटोनिम शो करने के लिए थिसोरस का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थिसोरस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को CSV फॉर्मेट में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किन चरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को CSV फॉर्मेट में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किन चरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है कि एक्सेल में यदि हमने कोई फाइल बनाई है, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है .xlsx। एक्सेल में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .xlsx। अब एक्सेल की फाइल को यदि हमें CSV फॉर्मेट में बदलना है, CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। CSV का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। एक्सेल में जो फाइल बनती है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन तो होता है .xlsx,
लेकिन हमसे पूछा गया है यदि हमें एक्सेल की फाइल को CSV एक्सटेंशन में CSV फॉर्मेट में बदलना है तो हम किन स्टेप का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है, फाइल मेनू पर जाकर एक्सपोर्ट का यूज करेंगे। दूसरा क्या है, फाइल मेनू पर जाकर इंपोर्ट का यूज करेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है, फाइल मेनू पर जाकर ओपन का यूज करेंगे। और लास्ट ऑप्शन क्या है, फाइल मेनू पर जाकर सेव एज का यूज करेंगे। जो फाइल एक्सेल में बनी है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या था, .xlsx। अब एक्सेल की फाइल को यदि हमें CSV फॉर्मेट में सेव करना है तो हम फाइल को सेव एज कर देंगे। सेव एज, फाइल मेनू पर जाएंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे। सेव एज ऑप्शन क्या करेगा, सेव एज ऑप्शन पहले से सेव फाइल को किसी न्यू नेम से सेव करने की सुविधा प्रदान करता है। और जब हम फाइल को सेव करेंगे तो वहां पर हम फाइल का टाइप क्या सिलेक्ट कर देंगे, CSV। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइल पर जाना होगा, सेव एज करना होगा। सेव एज की शॉर्टकट की होती है F12 फंक्शन की। सेव एज ऑप्शन के द्वारा पहले से सेव फाइल को एक न्यू नेम से सेव किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं एक्सेल पर। चलते हैं एक्सेल पर। यह हमारी एक्सेल की फाइल है जो कि ऑलरेडी सेव है। अभी इसका एक्सटेंशन होगा .xlsx। अब इसी फाइल को यदि हमें CSV फॉर्मेट में सेव करना है तो हम फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे, सेव एज को सिलेक्ट करेंगे। सेव एज को सिलेक्ट करने के बाद हमसे पूछा जाएगा फाइल को कहां सेव करना है, तो हम किसी एक फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और फाइल को सेव करते समय जो सेव एज टाइप होता है इसको बदलकर हम कर देंगे CSV। CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो हमारी फाइल जो अभी एक्सेल के एक्सटेंशन में थी .xlsx में, वो किस में सेव हो जाएगी, CSV में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फाइल मेनू पर जाना होगा और फाइल को सेव एज करना होगा तो हम एक्सेल की फाइल को CSV फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक MS एक्सेल का एक विशेष ग्राफिक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक आयताकार ग्राफिक ऑब्जेक्ट के भीतर टेक्स्ट शामिल होता है। ब्लैंक MS एक्सेल का एक विशेष ग्राफिक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक आयताकार ग्राफिक ऑब्जेक्ट के भीतर टेक्स्ट शामिल होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है MS एक्सेल का एक स्पेशल ग्राफिक ऑब्जेक्ट है जिसमें एक आयताकार मतलब रेक्टेंगल ग्राफिक ऑब्जेक्ट के भीतर टेक्स्ट को शामिल किया जाता है। मतलब MS एक्सेल में यदि हमें टेक्स्ट को टाइप करना है तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर टेक्स्ट को टाइप किया जाता है, वह होता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा हम MS एक्सेल में किसी भी एरिया पर एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। टेक्स्ट बॉक्स MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में जब हम इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर टेक्स्ट बॉक्स नाम का एक ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम किसी भी स्थान पर एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं और इसमें कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक ग्राफिक ऑब्जेक्ट है। ग्राफिक ऑब्जेक्ट मतलब इसको सिलेक्ट करके आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। एक ग्राफिक के रूप में रेक्टेंगल शेप में है और आप इसके अंदर टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टेक्स्ट बॉक्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में सेल के किसी क्षेत्र को फ्रीज करने के लिए ब्लैंक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में सेल के किसी क्षेत्र को फ्रीज करने के लिए ब्लैंक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल वर्कशीट में सेल के किसी क्षेत्र को फ्रीज करने के लिए मतलब फिक्स करने के लिए ब्लैंक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। MS एक्सेल में यदि आपको वर्कशीट के किसी पार्ट को फिक्स करना है, फ्रीज करना है, तो आप कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे। एक्सेल में एक ऑप्शन होता है फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स क्या करता है, आपके वर्कशीट में किसी रो को, किसी कॉलम को या रो और कॉलम को एक साथ फ्रीज कर देता है, फिक्स कर देता है। मतलब जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपकी वह रो या कॉलम स्क्रॉल नहीं होती है,
फिक्स हो जाती है। जब आप एमएस एक्सेल में कोई बड़ी टेबल बनाते हैं तो टेबल की जो हेडिंग होती है स्क्रॉलिंग करने पर वह हेडिंग हाइड हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रीज पेंस नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है, जो कि किसी रो को, किसी कॉलम को या रो और कॉलम को एक साथ फ्रीज कर देता है, फिक्स कर देता है। और जब हम स्क्रॉल करते हैं अप या डाउन तो वह रो या कॉलम फिक्स हो जाते हैं, फ्रीज नहीं होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रीज पेंस। फ्रीज पेंस ऑप्शन एमएस एक्सेल के व्यू टैब में प्राप्त होता है। व्यू टैब में इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर एक्सेल में हमने एक टेबल बनाई है। टेबल में यहां पर हमारी हेडिंग है। जब हम इस टेबल में डेटा की अधिक एंट्री करेंगे तो नीचे डेटा बढ़ता जाएगा और स्क्रॉलिंग करने पर जो टेबल की हेडिंग है वह हाइड हो जाती हैं, छिप जाती हैं। अब देख सकते हैं आप यहां पर टेबल की हेडिंग तो शो नहीं हो रही। इसी प्रकार से जब आप राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो टेबल के कॉलम हाइड हो जाएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एमएस एक्सेल के व्यू टैब में एक ऑप्शन होता है फ्रीज पेंस नाम का। फ्रीज पेंस ऑप्शन के अंदर 3 ऑप्शन होते हैं। फ्रीज पेंस जो कि रो और कॉलम को एक साथ फ्रीज कर सकता है। एक ऑप्शन होता है फ्रीज टॉप रो, मतलब आप पहली रो को फ्रीज कर सकते हो। एक ऑप्शन होता है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, जिससे आप पहले कॉलम को फ्रीज कर सकते हो। हमें अपनी इन हेडिंग को फ्रीज करना है तो हमने हेडिंग के नीचे कर्सर को सेट किया और फ्रीज पेंस में जाकर फ्रीज पेंस पर क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, अब हमारी टेबल की जो हेडिंग है हम कितना भी स्क्रॉल कर लें हेडिंग हमेशा शो होंगी, हेडिंग हाइड नहीं होंगी। तो जब हम एक्सेल में एक बड़ी टेबल बनाते हैं और स्क्रॉल करते हैं तो टेबल की हेडिंग हाइड हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रीज पेंस नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है, जो कि हमें व्यू टैब में प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रीज पेंस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ब्लैंक एरर तब आता है जब फंक्शन के नेम की स्पेलिंग गलत हो जाती है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में ब्लैंक एरर तब आता है जब फंक्शन के नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है। एमएस एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए और कंडीशन को चेक करने के लिए कई प्रकार के फॉर्मूला और फंक्शन यूज किए जाते हैं। एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए और कंडीशन को चेक करने के लिए कई प्रकार के फॉर्मूला और फंक्शन यूज किए जाते हैं। हर फंक्शन और फॉर्मूले को इक्वल सिंबल से स्टार्ट किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस एक्सेल में ब्लैंक एरर तब आता है जब फंक्शन के नेम की स्पेलिंग गलत हो जाती है। तो वहां पर एरर भी कौन सी आती है, नेम एरर आती है। नेम एरर, जब हम फंक्शन के नाम की स्पेलिंग गलत करते हैं तो हमें एरर भी कौन सी शो की जाती है, नेम एरर। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। एमएस एक्सेल में सभी एरर मैसेज हैज सिंबल से स्टार्ट होते हैं, हैज सिंबल से। एक्सेल में जब भी कोई एरर आती है तो वह एरर हैज सिंबल से स्टार्ट होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेम एरर। जब हम फंक्शन के नाम की स्पेलिंग गलत करते हैं तो वहां पर नेम एरर शो होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है। शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है। हमसे पूछा गया है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका क्या अर्थ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर का एक मेन सॉफ्टवेयर भी होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है। बूट नहीं हो सकता मतलब ऑन नहीं हो सकता। जब तक हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक कंप्यूटर बूट नहीं होता है, मतलब ऑन नहीं होता है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना आवश्यक होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम का सुपरवाइजर भी कहा जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल प्रोग्राम्स का एक ग्रुप होता है। हमसे पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ है। कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, आप मोबाइल में यूज करते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। हमसे पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर की कार्यविधि को नियंत्रित करता है। प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर की कार्यविधि को मतलब वर्किंग को कंट्रोल करता है। यही हमारा आंसर है।
जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह मल्टीपल प्रोग्राम का ग्रुप होता है, सेट होता है, जो कंप्यूटर की कार्यविधि को नियंत्रित करता है। यही हमारा आंसर है। हम ऑप्शन बाकी भी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? वह तरीका जिससे कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य करता है। कंप्यूटर ऑपरेटर को कार्य करने का तरीका थोड़ी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी क्या है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीन की भाषा में परिवर्तित करता है। यह भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? वह तरीका जिससे फ्लॉपी डिस्क कार्य करती है। नहीं, जो ऑप्शन नंबर ए है प्रोग्राम का एक सेट है जो कि कंप्यूटर की कंट्रोलिंग करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक एमएस एक्सेल वर्कशीट के नीचे तल पर दिखाई देता है। ब्लैंक एमएस एक्सेल वर्कशीट के नीचे तल पर दिखाई देता है। यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट के नीचे क्या दिखाई देता है। एमएस एक्सेल की वर्कशीट मतलब एक्सेल का पेज। एक्सेल के पेज को कहा जाता है वर्कशीट और एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। तो वर्कशीट के नीचे क्या दिखाई देता है? स्टेटस बार, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार या टाइटल बार? टाइटल बार तो विंडो में टॉप पर होता है और सबसे नीचे क्या होता है? स्टेटस बार होता है। मतलब वर्कशीट के नीचे क्या दिखाया जाता है? स्टेटस बार दिखाया जाता है। प्रत्येक सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। जो सॉफ्टवेयर की विंडो ओपन होती है उसमें टॉप पर होता है टाइटल बार और सबसे नीचे बॉटम में होता है स्टेटस बार। मतलब एक्सेल वर्कशीट के नीचे स्टेटस बार शो होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटस बार। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनेक्स में संसाधन आवंटन मतलब रिसोर्स एलोकेशन के लिए कौन सी डायरेक्टरी जिम्मेदार है? लाइनेक्स में संसाधन आवंटन मतलब रिसोर्स एलोकेशन के लिए कौन सी डायरेक्टरी जिम्मेदार है? यह क्वेश्चन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है कि लाइनेक्स में जो रिसोर्स एलोकेशन होता है उसके लिए कौन सी डायरेक्टरी रिस्पॉन्सिबल होती है। यह क्वेश्चन लाइनेक्स से पूछा गया है। यहां पर आपको एक साथ कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में डेवलप किया गया था। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। जब हम लाइनेक्स को इंस्टॉल करते हैं तो लाइनेक्स में ऑटोमेटिक कुछ डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती हैं। डायरेक्टरी बोला जाता है फोल्डर को। फोल्डर का ही दूसरा नाम होता है डायरेक्टरी। जब हम लाइनेक्स को इंस्टॉल करते हैं तो लाइनेक्स में ऑटोमेटिक कुछ डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती हैं। यह कहलाती हैं लाइनेक्स की स्टैंडर्ड डायरेक्टरी। स्टैंडर्ड डायरेक्टरी हमसे पूछा गया है लाइनेक्स में रिसोर्स एलोकेशन के लिए कौन सी डायरेक्टरी रिस्पॉन्सिबल होती है? वह होती है कर्नेल डायरेक्टरी। कर्नेल डायरेक्टरी लाइनेक्स में रिसोर्स एलोकेशन करती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डेप डायरेक्टरी में क्या होता है? डेप डायरेक्टरी में डिवाइस ड्राइवर या डिवाइस से संबंधित फाइलों को स्टोर किया जाता है। यूजर्स डायरेक्टरी में यूजर की फाइल स्टोर होती हैं, यूजर के प्रोग्राम होते हैं। ईटीसी डायरेक्टरी में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कर्नेल डायरेक्टरी लाइनेक्स में रिसोर्स एलोकेशन के लिए जिम्मेदार होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटिंग में आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए करते हैं? कंप्यूटिंग में आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए करते हैं? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कंप्यूटिंग में आउटपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए करते हैं। यहां पर आपको कंप्यूटिंग शब्द में कंफ्यूज नहीं होना है। कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? डेटा पर ऑपरेशन को परफॉर्म करना, डेटा की प्रोसेसिंग करना कहलाता है कंप्यूटिंग। हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट डिवाइस से इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेसर मतलब सीपीयू उसकी प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट डिवाइस पर आउटपुट शो करता है। कंप्यूटिंग का मतलब होता है डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करना, डेटा की प्रोसेसिंग करना।
तो कंप्यूटर सिस्टम में हम इनपुट डिवाइस से डेटा को इनपुट करते हैं और आउटपुट डिवाइस क्या करती हैं? आउटपुट डिवाइस डेटा को देखने के लिए या डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज की जाती हैं। इनपुट नहीं करते आउटपुट डिवाइस से, स्टोर भी नहीं करते, स्कैन भी नहीं करते। आउटपुट डिवाइस से डेटा को देखा जा सकता है या प्रिंट किया जा सकता है। आउटपुट डिवाइस कौन सी हैं? जैसे कि मॉनिटर जो कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है, प्रिंटर जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट देता है, प्लॉटर जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है, स्पीकर जो कि हमें ऑडियो डेटा आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। यह सभी कहलाती हैं आउटपुट डिवाइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा देखने या प्रिंट करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में डेटा सेट में कौन सा फंक्शन के बाद सबसे बड़ा मान लौटाता है? एमएस एक्सेल में डेटा सेट में कौन सा फंक्शन के बाद मतलब के नंबर का सबसे बड़ा मान मतलब सबसे बड़ी वैल्यू लौटाता है? यह क्वेश्चन भी एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो डेटा के सेट में से, डेटा के सेट मतलब एक लिस्ट में से आपको के नंबर का, के नंबर मतलब आप जो नंबर बोलेंगे उस नंबर का सबसे बड़ा नंबर रिटर्न करता है, लौटाता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? एमएस एक्सेल में डेटा सेट में से, डेटा सेट मतलब एक लिस्ट में से कौन सा फंक्शन के नंबर का, केवा मतलब के नंबर का सबसे बड़ा मान लौटाता है। आपको यहां पर एक साथ दो फंक्शन समझने हैं। एक फंक्शन होता है मैक्स फंक्शन जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, यूज किया होगा। मैक्स फंक्शन क्या करता? मैक्स फंक्शन आपको एक लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू सर्च करके प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ नंबर हैं जैसे 10, 20, 5, 40, 3, ऐसे कुछ नंबर हैं आपके पास। अब इन नंबर पर यदि आपको सबसे बड़ा नंबर सर्च करना है, सबसे बड़ा, तो आप कौन सा फंक्शन लगा देंगे? मैक्स फंक्शन। आपको इन सभी में से सबसे बड़ा नंबर निकाल कर क्या दे दिया जाएगा? 40 दे दिया जाएगा। लेकिन आपसे यदि बोला जाए हमें दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, दूसरे नंबर का, तो वो क्या कहलाएगा? के नंबर का या के बा नंबर का। मतलब पहले नंबर का बड़ा नंबर तो नहीं ढूंढना हमें, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का या पहले नंबर का भी हो सकता है। हम बताएंगे कौन से नंबर का हमें बड़ा नंबर ढूंढना है, इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता। मैक्स फंक्शन तो सबसे बड़ा नंबर बता देगा, लेकिन एक्सेल में एक फंक्शन होता है लार्ज फंक्शन। लार्ज फंक्शन क्या करता है? हमें इसमें यह बताना होता है कि कहां से कहां तक हमें डेटा में बड़ा नंबर ढूंढना है, मतलब एक रेंज देनी होती है। और रेंज के अलावा हमें यह भी बताना होता है कौन से नंबर का बड़ा नंबर चाहिए। जैसे हमने बता दिया हमें दूसरे नंबर का बड़ा नंबर चाहिए, तो दूसरे नंबर का बड़ा नंबर क्या होगा? पहला बड़ा नंबर हो गया 40, दूसरे नंबर का कौन हो जाएगा? 20। यह बताता है लार्ज फंक्शन। लार्ज फंक्शन एक लिस्ट में से या डेटा के सेट में से किसी फिक्स पोजीशन के बड़े नंबर को आपको रिटर्न कर देता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लार्ज फंक्शन। इन दोनों फंक्शन को हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एक्सेल पर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हैं कुछ हमारे पास नंबर लिखे हैं। इन सभी नंबर में से यदि हमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है तो हम मैक्स फंक्शन को लगाएंगे, मैक्स, और यहां पर ये रेंज दे देंगे। तो रेंज देने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं मैक्स फंक्शन ने हमें 85 आउटपुट दिया। 85 क्यों? क्योंकि इस लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर कौन ही था? 85। अब यदि आपसे बोला जाए तीसरे नंबर का सबसे बड़ा नंबर ढूंढिए, तीसरे नंबर का, तो मैक्स फंक्शन से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे? लार्ज फंक्शन। और लार्ज फंक्शन में पहले हम अपनी लिस्ट देंगे। इस लिस्ट में हमें बड़ा नंबर ढूंढना है, लेकिन कौन से नंबर का ढूंढना? हमने यहां पर दे दिया तीसरे नंबर का। अब क्या होगा? लार्ज फंक्शन इस लिस्ट में सर्चिंग करेगा और तीसरे नंबर का सबसे बड़ा नंबर हमें बताएगा। पहले नंबर का सबसे बड़ा नंबर क्या है? 85, 85। दूसरा हो गया 78, 78, और तीसरे नंबर का हो गया यहां पर 75। 75 तीसरे नंबर का सबसे बड़ा नंबर है। तो यदि एक लिस्ट में से, एक डेटा सेट में से आपको किसी फिक्स नंबर का बड़ा नंबर ढूंढना है तो आप लार्ज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी त्रुटि मेमोरी त्रुटि से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि मतलब एरर मेमोरी त्रुटि से संबंधित है? हमें यहां पर 4 प्रकार की एरर दी गई हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एरर मेमोरी एरर से संबंधित है। यहां पर जो 4 प्रकार की एरर दी गई हैं इनमें से पैरिटी एरर मेमोरी एरर से संबंधित है। पैरिटी एक बिट भी होती है जिसका उपयोग एरर डिटेक्शन में किया जाता है। एक पैरिटी बिट भी होती है, पैरिटी बिट, जिसका उपयोग एरर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है और पैरिटी एरर मेमोरी एरर से संबंधित होती है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पैरिटी एरर मेमोरी एरर से संबंधित होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक को एक माउस द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जो उसके मौजूदा फंक्शन के आधार पर आकार बदलता है। ब्लैंक को एक माउस द्वारा कंट्रोल किया जाता है और जो उसके करंट फंक्शन के अकॉर्डिंग शेप चेंज करता है या साइज चेंज करता है। यह क्वेश्चन माउस से संबंधित है। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस होती है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ब्लैंक को एक माउस द्वारा कंट्रोल किया जाता है और जो उसके मौजूदा फंक्शन के आधार पर आकार को बदलता है वह क्या कहलाता है? आप जब माउस को ऑपरेट करते हैं तो स्क्रीन पर माउस की जो पोजीशन होती है, माउस की जो करंट पोजीशन होती है, उसे क्या कहा जाता है? पॉइंटर। अभी हम पेन का यूज कर रहे हैं तो आपको पेन का आइकन दिख रहा है। यदि हम माउस का यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपको पॉइंटर दिखेगा। पॉइंटर है जो कि माउस से कंट्रोल होता है और जब हम इसका कोई फंक्शन चेंज करते हैं तो इसका आइकन या आकार भी चेंज हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पॉइंटर स्क्रीन पर माउस की करंट पोजीशन को शो करता है, जिसे हम कर्सर भी कहते हैं, जिसे माउस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और जैसा अभी वर्क हो रहा होता है वैसा माउस का जो पॉइंटर है उसका आकार चेंज हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉइंटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोर्ट के माध्यम से बाहरी उपकरणों को ब्लैंक से जोड़ा जा सकता है। एक पोर्ट के माध्यम से बाहरी उपकरणों को मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस को ब्लैंक से जोड़ा जा सकता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक पोर्ट के माध्यम से, पोर्ट क्या होते हैं? आपने देखा होगा कंप्यूटर में कई प्रकार के पोर्ट होते हैं जहां पर आप अलग अलग प्रकार की डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे जहां पर आप कीबोर्ड लगाते हैं, माउस लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, वह सभी पोर्ट ही होते हैं। एक पोर्ट के माध्यम से बाहरी उपकरणों को मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस को, जो कि हम कंप्यूटर सिस्टम में बाहरी रूप से कनेक्ट करते हैं, को ब्लैंक से जोड़ा जा सकता है। कंप्यूटर में जो भी एक्सटर्नल डिवाइस होती हैं उनको पोर्ट के माध्यम से सिस्टम यूनिट से जोड़ा जाता है। सिस्टम यूनिट से। सिस्टम यूनिट क्या होती है? सिस्टम यूनिट जिसे कैबिनेट भी कहा जाता है, जो कि आपके कंप्यूटर के साथ एक बॉक्स होता है। आपने देखा होगा एक मॉनिटर होता और एक जो बॉक्स होता है जिसे जर्नली यूजर सीपीयू बोलते हैं, यह सीपीयू नहीं होता है, यह कहलाती है सिस्टम यूनिट या कैबिनेट। इसके अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, मदरबोर्ड में लगा होता है सीपीयू या प्रोसेसर। इस बॉक्स को ही बोला जाता है सिस्टम यूनिट। इसमें कई प्रकार के पोर्ट होते हैं जिन पोर्ट के माध्यम से हम कीबोर्ड, माउस, हेडफोन, प्रिंटर, स्कैनर, कई प्रकार की डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में मल्टीपल टाइप के पोर्ट होते हैं। पोर्ट से हम कई प्रकार की डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक सेंसर की मिलान प्रक्रिया में FAR और FRR निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते हैं? बायोमेट्रिक सेंसर की मिलान प्रक्रिया में FAR और FRR निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते हैं? यह क्वेश्चन बायोमेट्रिक डिवाइस से पूछा गया है। बायोमेट्रिक डिवाइस से। बायोमेट्रिक डिवाइस क्या होती हैं? बायोमेट्रिक डिवाइस
कुछ इनपुट डिवाइस होती हैं, इनपुट डिवाइस, बायोमेट्रिक डिवाइस कुछ इनपुट डिवाइस होती हैं, जैसे कि यूजर के फिंगरप्रिंट को स्कैन करने के लिए, थंब एक्सप्रेशन को स्कैन करने के लिए, फेस को स्कैन करने के लिए, रेटिना मतलब आंख की रेटिना को स्कैन करने के लिए, वॉइस को स्कैन करने के लिए बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस के द्वारा हम यूजर के फिंगरप्रिंट को, थंब एक्सप्रेशन को, फेस को, रेटिना को और वॉइस को इनपुट करके स्कैन कर सकते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है बायोमेट्रिक सेंसर की मिलान प्रक्रिया में, मतलब मैचिंग प्रोसेस में FAR का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉल्स एक्सेप्ट रेट, फॉल्स एक्सेप्ट रेट, जिसे फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट भी कहा जाता है, फॉल्स एक्सेप्ट रेट या फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट भी कहा जाता है। FRR मतलब फॉल्स रिजेक्ट रेट या फॉल्स रिजेक्शन रेट भी कहा जाता है। FAR मतलब फॉल्स एक्सेप्ट रेट और FRR मतलब फॉल्स रिजेक्ट रेट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते हैं? तो बायोमेट्रिक सेंसर की जो मैचिंग प्रोसेस होती है उसमें FAR और FRR एरर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, एरर के लिए। एरर आपने देखा इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं? फॉल्स एक्सेप्ट रेट या फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट। FRR मतलब फॉल्स रिजेक्ट रेट या फॉल्स रिजेक्शन रेट। तो जब यहां पर कोई एरर आती है, त्रुटि आती है, तो उसको FAR या FRR से संदर्भित या रेफर किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रुटि या एरर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस का कार्य नहीं है? यह क्वेश्चन टच स्क्रीन से संबंधित है जो कि एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। जैसे कि आप मोबाइल फोन में, ATM मशीन में, कई जगह पर टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ओवर, ऑप्शन नंबर बी है टैप, ऑप्शन नंबर सी है डबल टैप, ऑप्शन नंबर डी है ड्रैग। ड्रैग टच स्क्रीन डिवाइस में क्या क्या कर सकते हैं? टैप कर सकते हैं। टैप मतलब किसी ऐप को ओपन करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए आप टैप करते हैं, क्लिक करते हैं, एक हिसाब से टच करते हैं। दूसरा क्या है? डबल टैप भी करना होता है कहीं कहीं पर हमें, और कभी कभी हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग भी करते हैं। लेकिन टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस में ओवर का काम नहीं होता है। ओवर मतलब यहां पर ओवर का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कर्सर को ले जाना। जैसे अभी हमारा जो माउस का कर्सर है वह ऑप्शन नंबर ए पर है, तो यह कहलाता है ओवर। ओवर कंप्यूटर सिस्टम में तो यूज किया जा सकता है, लैपटॉप में यूज किया जा सकता है, लेकिन टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस में ओवर फंक्शन का यूज नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओवर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार मतलब की बेस है? निम्नलिखित में से कौन सा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है? यह हमसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है, यह हमें यहां पर बताना है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से संबंधित है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम से। और यदि आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कंप्यूटर नंबर सिस्टम से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन को तैयार किया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर में नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10, और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। यही हमसे पूछा गया है। कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। हमसे पूछा गया था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो कि होता है 16, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ब्लैंक
यह निर्दिष्ट कर सकता है कि उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ता समूह की उस कंप्यूटर या नेटवर्क पर किसी फाइल या फोल्डर तक पहुंच होगी अथवा नहीं। एक ब्लैंक यह निर्दिष्ट कर सकता है, मतलब यह निर्देशित कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि उपयोगकर्ता मतलब यूजर या उपयोगकर्ता समूह मतलब यूजर का एक ग्रुप उस कंप्यूटर या नेटवर्क पर किसी फाइल या फोल्डर तक पहुंच होगी अथवा नहीं। हमसे पूछा गया है दिए गए ऑप्शन में से कौन यह निर्दिष्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि यूजर या यूजर का एक ग्रुप किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में किसी फाइल या फोल्डर को उपयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम से। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि यह चेक करता है कि किसी यूजर के पास किस रिसोर्स को एक्सेस करने का अधिकार है या नहीं है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यह निर्धारित करता है, यह डिसाइड करता है कि कौन सा यूजर किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में एक लिस्ट होती है जो कि होती है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसमें यह जानकारी होती है कि कौन सा यूजर किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर पेपर पर ब्लैंक और ब्लैंक अंकित करता है। प्रिंटर पेपर पर ब्लैंक और ब्लैंक अंकित करता है। यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है कि प्रिंटर पेपर पर ब्लैंक और ब्लैंक को प्रिंट करता है। अंकित करता है मतलब प्रिंट करता है। प्रिंटर पेपर पर ब्लैंक और ब्लैंक को अंकित करता है। प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन है। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर के द्वारा पेपर पर मतलब कागज पर टेक्स्ट को और ग्राफिक्स को प्रिंट किया जाता है। टेक्स्ट और ग्राफिक्स, ऑडियो तो प्रिंट नहीं हो सकती, यहां भी ऑडियो है और यहां पर वीडियो है। तो प्रिंटर के द्वारा हम पेपर पर टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं और ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रिंटर से पेपर पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स अंकित किया जा सकता है, मतलब प्रिंट किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।